लेकिन फिर भी दिमाग में जहन में चल रहा था कुछ करना है कुछ करना है। फिर जैसे ये ख्याल आया, विक्रम सर ने खुद बुलाया था। एक बहुत बड़ी फिल्म के बारे में ही बात करेंगे हम, All you वो Cali महेश बाबू people in वाली। the house, full power. तो उन्होंने बुलाया बाकायदा, बोला कि नेक्स्ट शेड्यूल मेरा जब भी होगा मैं डब करने आऊंगा, कॉल हिम फॉर लंच। सो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज में। और फाइनली आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेश कावा सर। जी हाँ, तो बहुत ही मुश्किलों के बाद काफी सारे हमने पोस्टपोन किए हमारे इस इंटरव्यू को, और फाइनली जाकर राजेश सर की डेट मिल चुकी है हमें। और फाइनली आप सभी लोग, मैं जानता हूँ, काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे इस दिन का। तो फाइनली जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आप कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, नमस्ते संदीप जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ। और आई एम सो सॉरी गाइस, बहुत इंतजार करना पड़ा आपको अनाउंसमेंट के इतने दिनों बाद, लेकिन आ गए हम लोग, फुल पावर धमाल करेंगे। फुल पावर में। तो फाइनली आज जैसा कि हमने आपसे कुछ सवाल किए थे, तो कि आप अपने सवाल कीजिए राजेश जी से। आपने अपने सवालों को किए हैं हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर, दोनों जगह पर। तो उनमें से हमने कुछ सवालों को लिए हैं जिनको हम पूछेंगे राजेश जी से। उसके अलावा दो और इंटरेस्टिंग सेक्शंस रहेंगे। तो पहले हम बात करते हैं राजेश जी के एक बहुत ही, कहूंगा कि बहुत ही क्रिएटिव इनिशिएटिव के बारे में, जिसका नाम है वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी, जिसे राजेश सर ने इंस्टाग्राम पर स्टार्ट किया है। और ये एक अपने आप में बहुत ही कमाल का इनिशिएटिव है, और पहली बार ऐसा आपको इंस्टाग्राम में कहीं पे देखने को मिला होगा। तो राजेश जी, आप हमें बताइए कि आखिरकार इस चीज को स्टार्ट करने का क्या रीजन था, और शुरू में आपको इस चीज पर कैसा रिस्पॉन्स मिला, और अब चीज पर कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है। क्योंकि इस सेक्शन में आप अलग अलग वॉइस आर्टिस्ट को अपने इंस्टाग्राम्स पर लाइव करते हैं, उनके साथ चैट करते हैं, उनके साथ वॉइस एक्टिंग करते हैं एकदम लाइव। तो इन चीजों में कितनी मुश्किलें आती हैं, कितना कैसा रिस्पॉन्स आपको मिलता है, और आपने क्यों ये स्टार्ट किया, इस चीज पर हमें थोड़ी सी एक हाईलाइट दीजिएंगे तो अच्छा रहेगा। यस यस संदीप जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है। और आप सभी जो मुझे जानते हैं, थोड़ा बहुत भी पहचानते हैं कि राजेश कवा क्या चीज है, उन सबको पता है कि मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। आमतौर पे मेरी आदत रही है, मैं इंस्टाग्राम पर या ऐसे मेरी एकेडमी है, मैं सिखाता हूँ, या कोई ना कोई ऐसी चीजें चलती रहती है मेरी डबिंग के अलावा, वॉइस एक्टिंग या डबिंग को लेकर ही, इस क्राफ्ट को लेकर। तो मेरी इच्छा थी कि मैं कुछ करूं। और लॉकडाउन के दिनों में बहुत बिजी थे, हम सभी बिजी थे, काम कर रहे थे, वर्किंग फ्रॉम होम, घर से रिकॉर्ड कर रहे थे। लेकिन फिर भी दिमाग में जहन में चल रहा था कुछ करना है कुछ करना है। फिर जैसे ये ख्याल आया, ऐसा कुछ करता हूँ, और भी इसको मैं आगे जाकर अच्छे से डेवलप करने वाला हूँ। और भी चीजें मैंने सोची है जो इसी चीज में मैं इनकॉर्पोरेट करने वाला हूँ, आप लोगों के लिए सरप्राइज है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ऐसा कुछ कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। लेकिन शुरुआत करने के लिए मुझे सपोर्ट चाहिए था। तो मुझे काफी लोगों ने सपोर्ट किया, जैसे मुझे मेरे क्रिएटिव डिजाइनर जो मेरे क्रिएटिव डिजाइन करते हैं, अनिकेत निकम, स्ट्रेट फ्रॉम नागपुर, वो नागपुर अमरावती, वहां से वो मुझे इतनी दोस्ती यारी में सारा काम करके भेज रहे हैं। टेक्निकल असिस्टेंट्स कुछ कुछ भी चाहिए तो वो मुझे करके दे रहे हैं। गुजरात से, जूनागढ़ से देवेंद्र जी। मतलब आप देख रहे हैं कितने दूर रहकर भी सब हम एकजुट होकर काम कर रहे हैं। और हमारे राइटर, जो हमारी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमारा, वो है एक तो अनुराग पराशर जी, जो बहुत ही सुपर टैलेंटेड राइटर है। मैं आपको बता दूं, अनुराग पराशर जी वो हैं जो पहले बहुत सारी गोल्ड माइन की फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं साउंड एंड विजन के साथ। फिर बहुत सारी गोल्ड माइन की फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं शेमारू के साथ। और अभी वो कर रहे हैं, दूसरी एक कंपनी के साथ जुड़े हैं, उनके साथ वो गोल्डमाइन के लिए काम कर रहे हैं, गोल्डमाइन की फिल्मों को डब करते हैं। तो मतलब अमेजिंग डबिंग डायरेक्टर है, वो बहुत ही टैलेंटेड है। वो मेरे लिए ओरिजिनल स्क्रिप्ट लिखते हैं, मतलब दिलो जान से लिखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा और दो राइटर्स हैं, ताकि टीम बड़ी हो। कभी कोई किसी को कोई हाँ काम हाँ है, कोई किसी की तबीयत नासाज है, कोई कर ना पाए तो काम अटके नहीं, इसलिए और दो राइटर्स हैं जिनकी भी स्क्रिप्ट काफी हम कर चुके हैं। एक है वीरेन ठक्कर फ्रॉम अहमदाबाद, एक है दशरथ मेवाल फ्रॉम अहमदाबाद गांधीनगर। तो ये टीम है। तो ये साथ मिला मुझे जबरदस्त। और सोचा, जैसे आपने कहा कि क्या मुश्किलें आई, तो शुरुआत में मैं कॉन्फिडेंट था कुछ दोस्तों को लेकर। जैसे
पहला ही एपिसोड आपने देखा कि हमारे अल्लू अर्जुन साहब, हमारे डेडपूल साहब, संकेत महात्रे हमारे साथ है। संकेत मात्रा और हमारी दोस्ती ऐसी, हमें मुझे बस बताना पड़ता है कि भाई ऐसा ऐसा है, ऐसा करना है, ओके करते हैं। अब बोलना राजू करते ना भाई, करते हैं, ठीक है करते हैं। तो वो वाला मामला है, और उन्होंने ज्यादा कुछ पूछा नहीं और बहुत दिलो जान से पॉजिटिविटी दिखा के फुल पावर के साथ पहला एपिसोड किया, जो एक अपने आप में ग्रैंड ओपनिंग हो जाती है, बड़ी ओपनिंग हो जाती है किसी एक चीज की। उसके बाद दूसरा धुरंधर एपिसोड, यार शानूर मिर्जा, इतनी बड़ी आवाज वो भी। ऐसे ऐसे समय ठक्कर, एक से एक आवाजें जुड़ती गई। और फिर जैसे ये थोड़ा और बड़ा होता गया, तो हमारे साथ और सप्तर्षि घोष, जो अपने आप में एक बड़ी आवाज है, शक्ति सिंह जी, वो शक्ति सिंह। मतलब वो तो लेजेंड देवता है आवाज के। वो सारे लोग जुड़ते गए और भी लोगों से बात हो रही। तो अपने आप में ये बड़ी चीज होती ही गई, कारवां चलता गया, और इसको मैं और आगे ले जाऊंगा। और मेरी खास तौर पे कोशिश ये रहेगी संदीप जी, कि कई लोग, कई आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनके चेहरे कभी नहीं देखे गए या सामने नहीं आए, तो उनको मैं सामने ला रहा हूँ, उनके साथ बातें कर रहा हूँ और रूबरू कराने की कोशिश है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, अगर जी। आपने अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखा है और इतना इंटरेस्टिंग जो ये सीरीज है, अगर आप देखना चाहते हो, तो प्लीज राजेश जी के इंस्टाग्राम हैंडल पर एक बार जाइए। रोज लगभग उनका रोज किसी ना किसी बड़े वॉइस आर्टिस्ट के साथ ये वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी रहती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहती है। आप जरूर एंजॉय करोगे और लाइव डबिंग आपको देखने को मिलेगी, लाइव वॉइस एक्टिंग देखने को मिलेगी। तो जी, और बहुत बहुत ही सारे टिप्स भी मिलेंगे हाँ, संदीप जी, क्योंकि सभी इतने एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं। मतलब आप यकीन करेंगे, शक्ति जी मतलब रोजा, बॉम्बे, हमसे है मुकाबला, तब से लेकर बराबर। आज तक बड़ी बड़ी फिल्में साउथ हाँ, की। तो जो एक्सपीरियंस है वो एक एक शब्द में झलकता है। बस उन शब्दों को उठाकर अपने आप में उसको पिरोने की कोशिश है, करनी है। That's it. सही बात है, सही बात है। तो जो लोग भी, जिन लोग भी आज आज का ऐसा टाइम है कि 90% ऑडियंस जो फिल्में देखती है, उनमें से भी 90% ऐसी फिल्में होती हैं जो डब्ड फिल्में होती हैं। तो अगर आप डब फिल्में देखते हैं, तो उनके पीछे की मेहनत, उनके पीछे का असली टैलेंट अगर देखना है, तो प्लीज आप इस चीज को जरूर देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है। और दूसरा, राजेश जी अब आ चुके हैं यूट्यूब पर। तो यूट्यूब पर आने के बाद राजेश जी बताइए कि इंस्टाग्राम के ऑडियंस और यूट्यूब के ऑडियंस में आपको कितना फर्क नजर आया। कमेंट सेक्शंस में जो रिस्पॉन्स होता है उनको लेकर, क्या आपको पूछा जाता है कि आप अगली कौन सी फिल्म के लिए डब कर रहे हैं? जी हाँ, ये संदीप जी, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत लोग पूछते हैं। लेकिन कई बार हमें ऐसे, हम कमिटेड रहते हैं हर प्रोजेक्ट के साथ, तो हम बता नहीं पाते, पहला सही पॉइंट ये बात है, होता है। हाँ। लेकिन हाँ, मैं कुछ कुछ हाउस के साथ ऐसे ओपन रहता हूँ, तो मैं बता देता हूँ कि हाँ ये फिल्म, या मैंने कहीं ना कहीं स्टोरी में डाल दिया होता है, या फिर ऐसे ऊपर ऊपर से बता दूं कि आई एम डबिंग फॉर सॉरी, आई एम डबिंग फॉर दिस टाइम टाइम बराबर। टाइम। तो वो मैं बता, लेकिन पूरी तरह से हम नहीं बता पाते हैं, क्योंकि उनको हमें वेंडर या प्रोड्यूसर या प्रोडक्शन हाउस से इत्तला होती है कि आपको नहीं बताना है, नहीं और बताना उनको है। ऊपर से प्रेशर होता है प्रोडक्शन हाउस से या चैनल से या ओवरऑल। तो ये चीज थोड़ी पॉसिबल नहीं होती। और सर, इसी के साथ एक और चीज जोड़ के पूछना चाहूंगा, जो मैंने रिसेंटली काफी जगहों पर देखी है, और इस चीज को लेकर ऑडियंस को भी एक क्लैरिटी मिल जाएगी, कि अक्सर देखा गया है कि साउथ फिल्मों की जब डबिंग हो रही है, तो कुछ ऐसी फिल्में, स्पेशली कुछ बड़ी फिल्में ऐसी निकल के आ रही हैं जिनके लिए प्रोड्यूसर्स एक से ज्यादा वॉइस आर्टिस्ट से डब करवा रहे हैं एक ही कैरेक्टर के लिए। जी। ओके। तो इस चीज पर आपको क्या, आपको पता रहता है कि डब हो रहा है? जैसे कि काफी सारे फिल्मों में भी एक ही गानों को काफी सारे म्यूजिशियन सिंगर से गाने को गवाया जाता है। तो इस चीज जी। के बारे में क्या आपको पता रहता है, या फिर जब आपको पता चलता है कि जो फिल्म टीवी या फिर यूट्यूब पर आ रही है, आपसे डब करवाई गई थी पर वो अब आपकी आवाज नहीं है, तो इस पर आपका एक रिएक्शन क्या रहता होगा? हाँ, आफ्टर ऑल हम सभी आर्टिस्ट हैं, कभी कभी उनका काम हम करते हैं, हमारा काम वो करते हैं, या मिलजुल कर करते हैं, दोस्त यार हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं। आपस में आर्टिस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं ये क्रिएटिव कॉल होता है, या ऊपर से बताया गया होता है। जैसे एक बहुत बड़ी फिल्म के बारे में ही बात करेंगे हम, महेश बाबू वाली, भरत अने नेनू। भारत है नैनन। तो उस फिल्म को लेकर काफी विवाद हुआ था, काफी लोगों ने मतलब अलग अलग, इलीगली भी डब हुआ था, डब इसको हुआ था। लीगली भी डब किया गया था, और लीगली दो प्लेटफॉर्म के लिए किया गया था, एक सैटेलाइट के लिए जो मैंने डब किया था, एक और थिएटर के थिएटर लिए। के लिए
जो थिएटर के लिए डब किया गया था वो वल्लभ ने डब किया था। तो ऐसे काफी चीजें जो लकीली मेरा वाला काफी लोगों को पसंद आया था, पसंद किया गया था, लेकिन फिर सैटेलाइट पर भी वो देखने को नहीं मिला। तो आज तक मुझे मैसेज आते हैं कि सर आप वाला वर्जन हम कहाँ देख पाएंगे या कैसे देखने को मिलेगा। और दूसरी बात कि कई बार क्या होता है कि मैं किसी हीरो के लिए या कैरेक्टर के लिए डब कर रहा हूँ, तो कुछ देर, कुछ महीने या कुछ साल बाद ये कभी कभी फिल्में डिले हो जाती है, लेट हो जाता है मामला। तो क्या होता है, इसी चीज को लेकर जो ऊपर क्रिएटिव कॉल लेने वाले जो बैठे होते हैं कुर्सी पे, जो इंचार्ज हैं, वो बदल जाते हैं। वो बराबर। बदल जाते हैं तो उनकी मान्यताएं अलग होती हैं उस कैरेक्टर को या उस एक्टर को लेकर कि नहीं ये सब सही है, बढ़िया है, लेकिन इनसे करवाते हैं क्योंकि ये मेरा ये मानना है कि इनसे करना अच्छा होगा। तो ये इसी वजह से ऐसा हो जाता है, कभी कभी डिले होता है रिलीज में, इसीलिए। बाकी तो आमतौर पर आज डब हुई, हफ्ते 10 दिन में फिल्म कंप्लीट हुई, 15 दिन में मिक्स हुई और टेलीकास्ट होता है। तो वहां ये चीज सोचने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन हाँ, हम आर्टिस्ट सभी मिलजुल के काम करते हैं। कई बार एक दूसरे को फोन भी चला जाता है, भाई मैंने ये किया था, तू कर रहा है क्या? भाई मैं कर रहा हूँ, तूने किया था, तेरी आवाज थी। तो हम लोग, हाँ मेरे भाई कर ले, कोई टेंशन नहीं। तो वैसी बात होती है। बराबर जैसे बराबर। अभी बहुत सारी फिल्में जैसे हम डब कर रहे हैं ढिंचा के लिए। तो जैसे सूरी को पहले बहुत इनिशियल पहली फिल्मों में मैंने डब नहीं किया था, कुछ फिल्मों में। तो वो फिल्मों को अभी जो डब किया जा रहा है एक भोजपुरी अंदाज में टच के साथ, तो उसको अभी सूरी को मैं डब कर रहा हूँ। तो उसका मतलब ये नहीं कि पहले ने जो किया था वो सैटेलाइट के लिए वो बुरा था, या लेकिन वो अभी उस कैरेक्टर के लिए डिमांड है कि राजेश कवा आए, तो राजेश कवा को कास्ट किया जाता है। दैट्स इट। बराबर बराबर। ओके, तो ऑडियंस जिन लोगों को अक्सर लगता है कि हम लोग आपको मिसलीड कर रहे हैं, तो एक्चुअली में ऐसा होता है। ये आज आप मान लीजिए कि एक्चुअली में फिल्मों को एक से ज्यादा बार डब करवाया जाता है। तो जी जी अब सर आप YouTube पे आ चुके हैं, ठीक है? जी तो जी जी हम सॉरी बीच में आपको रोक रहा हूँ संदीप जी। कोई एक बात नहीं, बात ओके याद आ ओके। गई, जैसे हम हाँ साउथ की फिल्म में बात कर रहे हैं, साउथ की सारी चीजों की, हाँ एक हाँ। बड़ी हॉलीवुड की फिल्म के साथ ऐसा हो चुका है मेरे साथ। मतलब मैंने शुरू की थी डबिंग 2000 के आसपास, 99 2000 में। और एक फिल्म ऐसी जो सुपर हिट फिल्म है 1983 में आई थी, वो ब्लॉकबस्टर अद्भुत फिल्म है। फिल्म का नाम है बैक टू द फ्यूचर, इंग्लिश ओके फिल्म है। ओके बैक टू ओके। द फ्यूचर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तीनों अद्भुत फिल्म है। मतलब पहली फिल्म कोई देखे तो इंसान रुक, मतलब अपने आप को रोक ही ना पाए दूसरी देखने और तीसरी देखनी ही पड़ेंगी आपको, ऐसी ओके अद्भुत फिल्म। तो उस फिल्म के, अरे अद्भुत एक्टर है, वो नाम भूल गया मैं, बहुत ही लेजेंड एक्टर है, हीरो, उनको मैंने डब किया था 2005 या 6 में उस फिल्म को, ठीक है। ओके उस फिल्म को हीरो मैंने डब किया था 5 या 6 में। फिर उसी फिल्म को मैंने हीरो दोबारा डब किया 2011 या 12 में, और उसी फिल्म को वापस दोबारा डब किया 2016 में। सोचिए, तीनों पार्ट, हाँ, तीनों और बार। तीनों अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए। कभी ओके हुआ ओके किसी ओटीटी के लिए, कभी हुआ था, कभी डीवीडी के लिए हुआ था, कभी ऐसे सैटेलाइट के लिए। तो ये कमाल है। तो ओके। मैं खुशकिस्मत हूं कि मैंने उसी फिल्म को, उसी एक्टर को, मैं अपने ही लाइफ जो करियर स्पैन है अपना 15-20 साल का, उसमें मुझे ही निभाने का मौका मिला। तो नहीं ये होता है। होता है क्योंकि एक वॉइस आर्टिस्ट की आवाज एक एक्टर की पहचान बन जाती है। एक जी बेशक। एक कहूंगा कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑडियंस के लिए, उनके लिए वो पहचान रहती है। उन्हें करेक्ट। उनके अलावा किसी की, इवन कुछ ऐसे एक्टर्स भी हैं, अगर उनको उनकी असली वॉइस भी सुनाओगे तो भी वो बोलेंगे हमें तो हिंदी वाली वॉइस आर्टिस्ट ही ज्यादा अच्छी लगती है, वॉइस ही ज्यादा अच्छी जी लगती है। मैंने ऐसे जी भी जी काफी कमेंट्स पढ़े हैं एक्टर्स के लिए। तो ये चीज तो जी है, ये चीज तो बात जी। बराबर है। तो अब YouTube पर आप आए हैं, तो YouTube पर आप क्या करेंगे? क्योंकि मैंने देखा है कि आज तक ऐसा कोई वॉइस आर्टिस्ट निकल के आया नहीं। एक्चुअली आपने, जैसे कि इससे पहले भी हमने एक बार बात की थी कि वॉइस आर्टिस्ट काफी इतने ज्यादा इंटरनेट पर कहते हैं एक्टिव नहीं रहते हैं। ओके, तो आप अब आए हैं यहाँ पर, तो जी ऑडियंस को बहुत कम नॉलेज है। जो लोग आज वॉइस एक्टिंग सीख रहे हैं उन लोग को पता है कि एक्चुअली में फिल्में डब कैसी होती हैं, पर जी बहुत मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस, या तो कहें मेरे पास जितनी ऑडियंस है उनमें से भी बहुत ऐसे कम लोग होंगे जिनको नहीं पता है कि पूरी प्रोसेस क्या रहती है, डबिंग, प्रोसेस। मिक्सिंग। काफी लोग पूछते हैं मुझसे, भाई डबिंग क्या होती है, मिक्सिंग क्या होती है, कौन सी प्रोसेस पहले होती है,
वॉइस एक्टर कौन सिलेक्ट करता है, कौन डिसाइड करता है, स्क्रिप्ट कौन लिखता है, किस तरह से रहती है, तो जी ये चीजें क्या हमें आपके चैनल पर देखने को मिलेंगी? क्योंकि मैं तो चाहता हूं कि ये चीजें आप एक्सप्लोर करें इन चीजों को और ऑडियंस को इस चीज का एक नॉलेज मिले, क्योंकि बहुत कम नॉलेज है। इवन फिल्मों को लेकर नॉलेज मिल जाता है लोगों को, वॉइस एक्टिंग और डबिंग को लेकर नॉलेज नहीं मिल पाता है उतना नहीं ज्यादा। तो अगर जी आप इस चीज को स्टार्ट करें तो हमें और हमारे ऑडियंस को बहुत खुशी होगी, सच बता रहा हूँ। बेशक संदीप जी, मैं इस बारे में सोच रहा था, लेकिन आपके इन शब्दों ने मुझे और चार्ज अप कर दिया है और गर्म कर दिया है। तो मैं बेशक करूंगा, और मैं अपने अंदाज में करूंगा, हंसते खेलते बहुत एंटरटेनिंग तरीके से इसको ले जाऊंगा, पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा, और बकायदा एक एक चीज और एक एक मैन पावर और एक मशीन जो मटेरियल है, उन सारी चीजों को शामिल करते हुए दिखाऊंगा। मेरी यही कोशिश रहेगी कि आप A to Z समझ पाए, प्रोसेस ऑफ डबिंग, ये जो है पूरा क्राफ्ट है, वो करीब से समझ पाए, जो इसके बारे में जानते ही नहीं है। डेफिनेटली मैं करूंगा, और बाकी और भी बहुत सारी चीजें प्लान की है मैंने, वॉइस एक्टिंग, डबिंग, और मैं फिलहाल नहीं बताऊंगा, सरप्राइज है, क्योंकि ओके ये ओके ओके ओके। लॉकडाउन की वजह से ना काफी आर्टिस्ट अभी भी घर से ही डब कर रहे हैं, जो स्टूडियो नहीं जा रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि थोड़ा और नॉर्मल हो जाए। मैं कुछ ऐसा बकायदा प्लान कर रहा हूँ जिसमें हमें मिलकर करना होगा कुछ वॉइस एक्टर्स को, तो ये बराबर बहुत ही बराबर। इंटरेस्टिंग रहेगा आप सभी के लिए। तो बस ओके मेरे ओके ख्याल से ओके। थोड़े महीने और, तो दोस्तों फिर अगर आप धमाकेदार लोगों ने वीडियोस लाऊंगा मैं। अब तक राजेश जी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको अब तक तो पता चल गया होगा कि वहां पे कितनी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलने वाली है। अगर आप इस वीडियो तक यहाँ पे आए हो तो आप डेफिनेटली डबिंग इंडस्ट्री के बहुत बड़े फैन होंगे और आप जानना चाहते होंगे कि दरअसल ये सब चीजें होती कैसी है और कितनी मेहनत लगती है। ओके, तो ये तो दो चीजें थी, बाकी काफी सारी चीजें रहेंगी जिनके बारे में राजेश जी अपने ही खुद के चैनल पर बात करेंगे। कभी मौका मिलेगा तो हम उनके चैनल पर जाएंगे, जरूर जाएंगे, अगर राजेश जी बुलाते हैं तो। बेशक तो बेशक। तो अब आते हैं अब उन चीजों के ऊपर जो सवाल आप लोगों ने पूछे थे, क्योंकि मेन आप लोग इसलिए आए होंगे, आप लोगों ने जो सवाल पूछे हैं उनको लेकर अब हम राजेश जी से थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो राजेश जी, क्या आप तैयार है कुछ सवालों के जवाब देने के लिए? बेशक, आप तीर छोड़िए, बस मैं ओके ओके, तीर बहुत ही खतरनाक है, इवन मैं भी नहीं दे सकता हूँ ऐसे सवालों के जवाब। तो पहला सवाल जो कि इवन मैं भी एक किसी अगर वॉइस आर्टिस्ट से मिलूं तो मैं एक बार जरूर पूछूं कि मैंने देखा है, हम सभी ने देखा है कि साउथ की जितनी फिल्में डब होती हैं, इवन जी हॉलीवुड की फिल्में डब होती हैं, तो उन फिल्मों में एक वॉइस आर्टिस्ट की, एक नहीं काफी सारे वॉइस आर्टिस्ट की मेहनत रहती है। तो एक फिल्म खत्म होने के बाद वॉइस आर्टिस्ट को क्रेडिट नहीं दिया जाता है। ओके, जी कुछ फिल्में हैं जिनको ओरिजिनल प्रोड्यूसर्स ने डब करवाया है, वहां पर वॉइस आर्टिस्ट को क्रेडिट मिला है। काफी फिल्में हैं, जैसे मुझे याद है एक फिल्म डब हुई थी, उसका नाम है हेलो करके, डब हुई थी, स्टार ने डब करवाया था, तो वहां पर क्रेडिट मिला था, बहुत अच्छा लगा था। तो इसके बारे में क्या आपने कभी प्रोड्यूसर से बात की है कि आपको ऐसा लगा है कि क्रेडिट मिलना चाहिए? क्योंकि ऑडियंस हमेशा जानना चाहती है कि इस पर्टिकुलर आर्टिस्ट को, इस पर्टिकुलर एक्टर को किसने आवाज दी है। तो क्या इस पर आपकी क्या राय है, आप एक बार बताए तो अच्छा रहेगा। बेशक बेशक, हम बेशक चाहेंगे, क्योंकि वैसे भी हमारा जो क्राफ्ट है वो कैमरे के पीछे वाला ही है ना, हमें ओके। कोई ज्यादातर देख पाते हैं। अभी तो ये सोशल मीडिया और आप लोगों की चैनल के जरिए हम लोगों तक पहुंच पाए हैं, वो भी चंद आर्टिस्ट, सारे नहीं। तो हमारी कोशिश ये है कि वैसे भी कैमरा के पीछे हैं तो कम से कम नाम तो आए। तो ओके। ये जो इच्छा थी, ये कोशिश थी हम सबकी बहुत पहले से, तो पहले तो कहीं भी नहीं था ये। लेकिन हाँ, फिर कुछ हॉलीवुड के बड़े स्टैंडर्ड हैं कुछ हाउसेस, जैसे डिज्नी या ऐसे, तो डिज्नी की बड़ी बड़ी फिल्मों में, जैसे जितनी भी फिल्में, जैसे मैंने कोको में डब किया था, उसमें नाम आया। तो वो बड़ी फिल्मों में, लायन किंग, ये वो सब जो बड़ी फिल्में, उसमें नाम आया। चलिए, ये अच्छी बात है। फिर जो बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म है नेटफ्लिक्स वगैरह का, उसमें नाम आ रहे हैं, ठीक है। बराबर। साउथ की फिल्म में जैसे अभी बात करें हम, तो जैसे आपने कहा कुछ फिल्मों में, मुझे ठीक से याद नहीं, संदीप जी आप ही मुझे गाइड कर सकते हैं क्या? आई, रोबोट, हाँ 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 लिंगा, हाँ। इसमें नाम आए थे। आ,
शायद आई में इस बारे में हाँ शायद आई या फिर आई में आया हुआ है, शायद आई में मेरे हिसाब से मेंशन किया है शायद। होना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोडक्शन हाउस ने डब हाँ। करवाया था, डायरेक्ट शंकर सर ने ही मुझे कास्ट किया था इस ओ फिल्म के लिए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। जी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो पहले रोबोट जो पहली रोबोट थी में उसमें संतानम को संतनम मैंने डब किया आपने, था, बराबर और बराबर। वो पहली फिल्म थी उनके लिए, मैंने डब किया था, और वो ऑडिशन के साथ हुआ था। नंबर ऑफ वॉइसेस जो गए थे, सारे ओके। बड़े बड़े कैरेक्टर्स के लिए ऑडिशन हुए थे बकायदा, तो उसमें मैंने डब किया था। और वो तभी ऐसे शंकर सर के दिमाग में और उनकी टीम के वैसे चिपक गई वो चीज, कि फिर उसके बाद जो दूसरी फिल्म आई 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 उनकी फिल्म थी, शंकर सर की बात करो, तो शंकर सर की फिल्म के लिए डबिंग जो शुरू हुई मुंबई में, बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है, बताता हूँ। विक्रम सर, इतने लेजेंड कलाकार, लेजेंड विक्रम लेजेंडरी सर, डायरेक्टर। तो हाँ, तो उन्होंने डबिंग जो शुरू करवाई मुंबई में, हिंदी वर्जन, तो विक्रम सर खुद कर रहे थे, खुद की डबिंग, हाँ और मेरी डबिंग शुरू करवाई, क्योंकि दो ही बंदे हैं जिनका शंकर सर को पता है कि वो खुद की डबिंग करेंगे, मतलब वो डबिंग शुरू कर सकते हैं। एक तो विक्रम सर उनकी खुद की, और मैं संतानम की। मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है। आप यकीन करेंगे, हाँ उस फिल्म में छोटे छोटे जो जो पहलवान थे, वो सब मुकाबला लड़ने वाले, उनके हाँ भी हाँ अगर ये एक सीन है, तो उनके हाँ। लिए भी उनके ऑडिशंस हो रहे थे कि ओहो, ये वॉइस आर्टिस्ट, इसके लिए वॉइस आर्टिस्ट। तो बहुत मेरे लिए बहुत। बहुत बड़ी बात है कि वहां से विक्रम सर और एक राजेश कवा, ही इज द वॉइस ऑफ संतानम, स्टार्ट डबिंग विद देम, नो नीड ग्रेट ऑफ ग्रेट। ऑडिशन। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और आपको ये और एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ, मैंने शायद शेयर किया होगा फोटो, मैंने विक्रम सर से मेरी मुलाकात हुई थी, विक्रम सर ने खुद बुलाया बुलाया ओ था, मैंने शायद इंस्टा पर शेयर किया है। ओहो। आप अगर कोशिश करें, मिले तो हाँ मिले मिल तो जाएगा, जरूर कुछ शेयर करेंगे तब की वीडियो में। बात है ये, जब रिलीज हुई थी। तो ये विक्रम सर ने अपनी डबिंग शुरू की, अपने सीन्स डब कर रहे थे, ठीक है। वो कुछ उन्होंने एक रील या 1.5 रील की होगी, आई की बात कर रहा हूँ, अद्भुत फिल्म शंकर सर की। हाँ हाँ फिर उन्होंने ब्रेक लिया, और फिर वापस, वो तो यहाँ और हैदराबाद और बाकी अलग अलग शहरों में जो भी थे, वो फ्लाई कर रहे थे कि अपना काम यहाँ अलग 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 शहरों। तो फिर ऐसा हुआ, मैंने भी अपना काफी पार्ट लगभग इंटरवल तक डब कर लिया था। उसके बाद वापस जब विक्रम सर आए, तो विक्रम सर ने काउंटर में मेरी आवाज सुनी, और उन्होंने कहा कि कौन है, किसने डब किया है, वो डब फॉर संतानो। तो पता चला कि राजेश कवा। तो उन्होंने बुलाया बाकायदा, बोला कि नेक्स्ट शेड्यूल मेरा जब भी होगा, मैं डब करने आऊंगा, कॉल हिम फॉर लंच, आई वांट टू मीट हिम। तो ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। बहुत और बड़ी मैं बात, लंच बहुत पे बड़ी मिला, बात। जब नेक्स्ट सेशन में लंच पे मिला, हम लोग ने खाना खाया, और फिर खाना खत्म होने के बाद मैंने कहा कि सर, फोटो आपके साथ। तो वो थोड़े कॉन्शियस होने लगे, तो वो कैप पहनने लगे, पहले कैप कैप प्लीज, कैप पहन के फोटो क्लिक किया मेरे साथ, और फिर बोले कि नहीं नहीं नहीं, शो मी फोटो। देखा, फिर बोले नहीं नहीं नहीं, यू आर लुकिंग मोर हैंडसम देन मी। तो फिर बोले कि चश्मा चश्मा लगाया, ग्लासेस लगाए, कैप लगाए, और फिर बोले कि या आई विल ट्राई। तो फिर बोला, हाँ या दिस इज गुड, यू आर हैंडसम पर्सन। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, संदीप जी, कि थैंक यू बीइंग पार्ट ऑफ माय फिल्म। मतलब ये कितना बड़प्पन देखिए, कि आमतौर पे क्या होता है, मैं तो उनके लिए फिल्म का एक हिंदी वर्जन लैंग्वेज डब कर रहा हूँ। हाँ हाँ इतनी बराबर बड़ी है। फिल्म का हिस्सा, हीरो है, उनको क्या वास्ता कोई वॉइस एक्टर आए जाए। बराबर। लेकिन उन्होंने थैंक यू कहा, उन्होंने प्यार से कहा कि थैंक यू बीइंग पार्ट ऑफ माय फिल्म। तो ये अपने आप में बड़ी, ये है जो डाउन टू अर्थ जो साउथ के एक्टर्स हैं, ये देखने को मिलता है। इसीलिए बहुत मैंने आप बढ़िया। सबको ये किस्सा बताया कि बहुत विक्रम सर से मैं मुलाकात कर चुका हूँ, और ये अनुभव रहा है बहुत अमेजिंग। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। तो जी जी जी, मुद्दा आ, यही था कि नाम कई जगह आते हैं, कई जगह नहीं आते, लेकिन उम्मीद करते हैं हम लोग कि गोल्ड माइन जैसे बड़े हाउस नाम शुरू करें, शुरू करें। नाम आने ओके चाहिए। ओके ओके। तो आप सभी लोगों से, जो भी ऑडियंस देख रही है, आपको पता है क्या करने का है, ठीक है। तो आते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल जो पूछा है, वो पूछा गया है कि साउथ फिल्मों के जो डायलॉग्स होते हैं, उन्हें हिंदी में डब करने में कितनी दिक्कतें होती हैं? क्या साउथ फिल्मों के डायलॉग्स को ट्रांसलेट करने में ज्यादा दिक्कत होती है कंपैरेटिवली हॉलीवुड की फिल्मों के कंपेयर में किया जाए, तो क्या साउथ फिल्मों के डायलॉग्स को डब करना ज्यादा मुश्किल है?
जी, जी, मैं आप लोगों को बता दूँ, पहले तो वो लैंग्वेज लैंग्वेज अपने आप में एक रंग होता है, स्लैंग्स होते हैं, कुछ शब्द होते हैं, बराबर। जो अपने आप में एक वो मैजिक होता है। तो उनकी लैंग्वेज में जो कुछ शब्द हैं, वो हम यहाँ ट्रांसलेट नहीं करते हैं। तो उसको थोड़ा हमें अपनी हिंदी लैंग्वेज के साथ कुछ थोड़ा वो रंग डालना पड़ता है। और दूसरी बात कि उनकी वो बहुत फास्ट बोलते हैं, तो हम्म। उस वजह से हमारी भी लाइन्स या तो बहुत बड़ी हो जाती हैं या छोटी हो जाती हैं। हमेशा आमतौर पे कैसे कज़िन कज़िन लैंग्वेज कैसे, हाँ जैसे हाँ। हिंदी, गुजराती, हिंदी, मराठी, ये सारी आस-पास वाली लैंग्वेज है। बराबर तो बराबर। वो बहुत सेम सेम मीटर होता है। मीटर मतलब लंबाई, जो लिप सिंक करने के हाँ लिए हाँ हाँ, बराबर। लेकिन लेकिन साउथ का अगर कोई डायलॉग है इतना है, तो हिंदी हो सकता है इतना हो जाए, लंबा हो या ऐसा कुछ हो जाए। तो हमें लैंग्वेज के साथ खेलना पड़ता है। कुछ शब्द कम करने पड़ते हैं, ज्यादा करने पड़ते हैं। और कई बार क्या होता है कि हमें और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसको ट्रांसक्रिएट करना पड़ता है। ट्रांसलेट अलग होता है, ट्रांसक्रिएट अलग होता है, ट्रांसक्रिएशन। तो बराबर। ट्रांसक्रिएट करते हैं। और मैं सालों से इस चीज में थोड़ा बहुत एक्टिव रहा हूँ, क्योंकि इतने सारे कॉमेडी कैरेक्टर मैंने किए हैं। तो उन कैरेक्टर्स को हम लोग धमाकेदार बनाने के लिए ट्रांसक्रिएट करते हैं। बराबर तो काफी बराबर। कुछ सीखा है मैंने, बहुत अलग अलग डबिंग डायरेक्टर्स थे, लेकिन एक जो अद्भुत डबिंग डायरेक्टर, उनका नाम लेना चाहूंगा, अबुल साहब, अबुल हसन साहब, हाँ, जो गोल्ड माइन के। गोल्ड तो माइन के। हाँ, तो हम बहुत ही पूरी कोशिश करते हैं, वो बहुत जबरदस्त इनपुट देते हैं। तो उनके साथ मैं काफी कुछ सीखा हूँ इस कैरेक्टर को अच्छे से डेवलप करने में। तो बराबर। दोनों में अपनी अपनी अलग चीजें, अंग्रेजी के अलग स्लैंग होते हैं, इसके अलग स्लैंग होते हैं। उसको अपनी भाषा के साथ उसको रंग देकर बाहर लाना होता है। तो बराबर बराबर। कोशिश होती है। बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। तो ये जो सवाल है, ये हर एक क्यूएनए का एक यूनिवर्सल सवाल है। जी हाँ, ये यूनिवर्सल सवाल है। लोगों को जानना है, आप पैसे कितने कमाते हैं? मुझे बताओ, पैसे कितने कमाते हो आप? प्लीज बताओ, पैसे कितने कमाते हो? लोगों को जानने हैं, लोगों को जानना है। लोगों को दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, सामने वाला इंसान कमाता कितना है वो बता दो। हो गया भाई, हमको तो जान लिया, सारे जिंदगी के सारे सवालों के जवाब मिल गए हमें। आप यकीन नहीं मारोगे, अगर मैं अपने चैनल पे 100 बार भी क्यूएनए रख दूं ना, तो 100 में से 50% लोग यही पूछेंगे। और आप मानोगे नहीं, इस कमेंट पर 110 लाइक हैं। 110 ओहो। लाइक है, मतलब लोगों ने नीचे के कमेंट्स पढ़े ही नहीं, जानना चाहते हैं कि सामने वाला बंदा कमाता कितना है। अरे क्या करोगे जान के भाई। तो भाई सर, मैं बोला लेकिन ना। मैं इसका, नहीं नहीं, बेशक, मैं, कोई बात नहीं संदीप जी, ये उनकी उत्सुकता है, एक्साइटमेंट है। मैं हाँ। बता दूं कि इसमें क्या होता है कि हम हमेशा पैसा नहीं देखते। हम आमतौर पे, हम कलाकार हैं, तो हम कलाकारी जो यहाँ जो ये दिल है, उसका संतुष्टि कैसे मिलती है वो देखते हैं हम, कैसे हम बराबर है। सेटिस्फाई होते हैं कलाकारी से। तो और आपको बता दो कि हर फिल्म का, हर चीज का अलग बजट होता है, अलग अलग चीज होती है। जैसे आपको बता दूं, अगर हम डीवीडी के लिए डब कर रहे हैं तो बजट अलग है, हम सैटेलाइट के लिए कर रहे हैं तो बजट अलग है, हम ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए कर रहे हैं तो बजट अलग है, और हम थिएटर के लिए कर रहे हैं तो बजट अलग है। सारे बजट अलग होते हैं, और सारे क्लाइंट अलग होते हैं। सारे फिल्मों का बजट भी अलग होता है, छोटी फिल्मों का छोटा, बड़ी फिल्मों का बड़ा। वो अलग अलग चीज है, होती है। कैरेक्टर के हिसाब से होता है बजट, कि हीरो बराबर। इतने, उसके बाद कॉमेडियन, उसके बाद विलन, उसके बाद हीरोइन, ऐसे अलग अलग अलग। तो ये बराबर एक बराबर। गणित होता है जी। तो आप लोग को कुछ तो जानने को मिल ही गया है। उम्मीद करता हूँ कि ऐसे सवाल थोड़े कम ही करोगे आप लोग। ओके, तो दूसरा, क्या आपको लगता है कि आज से 5 साल पहले फिल्मों की जो डबिंग होती थी, आप अगर 5 साल पहले की फिल्मों को उठा के देखो जो यूट्यूब पे पड़ी हैं, उनके कंपेयर में आज डबिंग की जो एक क्वालिटी है उसमें थोड़ी बहुत गिरावट आ रही है? क्योंकि वॉइस आर्टिस्ट तो अपना काम कर दे रहा है। ओके, वॉइस जी आर्टिस्ट अपना काम जो 2 साल पहले 10 साल पहले करता था, वो अपनी आवाज देता था, वो अपना काम कर रहा है। पर हमें जब एक आउटपुट देखने को मिल रहा है कुछ फिल्मों में, वहां पर कहीं बैकग्राउंड को दबाया जा रहा है, कहीं म्यूजिक को बहुत ही ज्यादा दबा दे रहे हैं, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर सीन का मजा खराब हो रहा है, कहीं मिक्सिंग में प्रॉब्लम आ रही है। तो इस चीज पर आप क्या कहेंगे कि ये चीजें ज्यादा क्यों हो रही हैं? तादाद ज्यादा बढ़ गई है इस वजह से हो रही है, या फिर मार्केट में कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो बहुत ही कम प्राइजेस में डब कर रही हैं और उसका ऐसा आउटपुट हमें देखने को मिल रहा है? तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे कि ऑडियंस काफी जानना चाहती है।
जी, जी, जी। अब मैं आपके सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझ गया और आपने ही अपने अभी सवाल में ही जवाब दिया है। कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं क्योंकि हर जगह बजट सवाल करता है। हर प्रोडक्ट का, हर पिक्चर का, हर प्रोडक्शन हाउस का बजट पे सवाल आता है। और दूसरी बात ये कि टेक्नीशियन और जो है और प्रोडक्शन हाउस है कौन है, वो डिपेंड करता है। तो आप ये देखा होगा आपने गोल्डमाइन जैसे बड़े हाउस हैं, तो पहले जो क्वालिटी देते थे, आज भी वही या उससे अच्छी क्वालिटी देने की कोशिश करते हैं। और पहले हाँ कुछ सालों पहले ऐसा होता था कि स्क्रिप्ट के साथ बंधे रहते थे और आज होता है कि स्क्रिप्ट को थोड़ा हटा के भी हम जो वीडियो में दिख रहा है उस कंटेंट को और उभार कर और अच्छे से बनाकर लाने की कोशिश करते हैं। तो आज ट्रांसक्रिएशन बहुत ज़्यादा होता है, तो और अच्छा हुआ है मामला एक्चुअली कुछ ओके। प्रोडक्शन हाउस को लेकर। और कुछ बराबर। जगह वैसा ही है, जैसा बस जो लिखा है वही बोल के चले जाओ। लेकिन हम्म। हाँ, कुछ आर्टिस्ट नहीं कर पाते वैसे, जैसे मैं नहीं कर पाता, मैं तो तत्काल चेंज कर देता हूँ सारी चीज़ें, ताकि वो बराबर। एंटरटेनिंग बने और आप लोगों तक पहुँचे तब आपको मनोरंजन मिले। हाँ। और दूसरी बात टेक्नीशियन पे निर्भर करता है जैसे आपने कहा मेरे भाई। कई जगह छोटे हाउस में भी मैंने ऐसा देखा है जहाँ मैं डब करता हूँ, उनके टेक्नीशियन इतने स्ट्रांग हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ निकलती है। और कई जगह वो टेक्नीशियन अगर वो नहीं है या बदल गए हैं ऐसा और डिलीवरी देनी है, तो वो चीज़ आपने कहा जैसा टेक्निकली ऐसी चीज़ें होती होंगी। लेकिन हाँ बहुत सारे वेंडर्स और बहुत सारे प्रोड्यूसर होने की वजह से कहीं न कहीं क्वालिटी ये चीज़ असर करती है। जो बराबर। वॉइस एक्टर पे जिसकी आप आवाज देखना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं, वो उन आपको नहीं मिलेगी क्योंकि उनका वो बजट नहीं है। हाँ, उनका बजट नहीं है, वो बुलाएँगे नहीं या फिर कॉल ही नहीं करेंगे कि नहीं यार ये तो इतना माँगेगा, तो आर्टिस्ट तक वो बात भी नहीं पहुँचती। मेरा ये मानना है कि कम से कम उन प्रोड्यूसर्स को या वेंडर्स को उस कलाकार को फ़ोन तो करना चाहिए एक बार, क्योंकि कई बार क्या होता है कलाकार उस एक्टर को डब करने के लिए दिल से सोचता है, दिमाग से नहीं, पैसों से। तो वो बराबर। सोचता है कि हाँ, मैं इस कैरेक्टर के साथ या इस एक्टर के साथ सालों से जुड़ा हूँ। बजट 19-20 देख लेंगे लेकिन आई वांट टू डब दिस कैरेक्टर और डब दिस फिल्म। ठीक है? तो वो और हाँ बोल देगा, हो सकता है वो हाँ बोल दे, लेकिन उस तक बात ही नहीं पहुँचती, डब हो जाता है कैरेक्टर और पता चलता है किसी और ने किया। तो वो कभी-कभी वो चीज़ भी होती है। लेकिन हाँ, बराबर। इस चीज़ का असर पूरी तरह से पड़ता है आउटपुट पे, प्रोडक्ट पे। आउटपुट पे जो आप पड़ता है। लोग देखते हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो नहीं मिलता आप लोगों को भी। कई बार ऐसा होता है, इसी चीज़ की वजह से बड़ी-बड़ी फ़िल्में भी खराब हो चुकी हैं, आप लोगों ने देखा है। देखा है, तो बहुत बड़ी यही बड़ी ये फिल्में खराब हुई है। जी, जी, यही एक मामला है। ओके, तो ये थे कुछ सवाल जिनका आपने बहुत ही ईमानदारी के साथ और मैं कहूँगा कि एकदम बहुत ही सेटिस्फाइंग जवाब दिया है और सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया है जिसके लिए ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रही थी आपसे। और अब आते हैं एक रैपिड फायर राउंड के लिए जो कि हम आपसे पूछने वाले हैं, जहां पर 5 सवाल जिनको ओके, आपको कम से कम टाइम में जवाब देना है। ओके। ओके। ठीक है। तो पहला सवाल, आप हुँ। कॉमिक कैरेक्टर ज्यादा पसंद करते हैं या स्टाइलिश कैरेक्टर पसंद करते हैं डब करने के लिए? खुद के लिए और ऑडियंस के लिए कॉमिक कैरेक्टर। ओके। आपका सबसे फेवरेट को आर्टिस्ट जिसके साथ डब करने में सबसे ज्यादा मजा आता हो? शानूर मिर्ज़ा। ओके ओके, देखिए सर के बहुत बड़े फेवरेट है, मैं जानता हूँ शानुर मिर्जा सर। ओके, तो कौन सी फिल्म में डब करने में सबसे ज्यादा मजा आता है, साउथ या हॉलीवुड? साउथ की फ़िल्में। ग्रेट। क्योंकि साउथ की फ़िल्म में हमारा जो रंग है भारत का वो देखने को मिलता है और अंग्रेज़ी फ़िल्मों में वो परफ़ॉर्मेंस होता है इंटेंस वाला, सन की, साइको, हाँ हाँ। वहाँ वो बात बन जाती है। लेकिन हाँ बराबर बराबर। अ, अपने खून में तो इंडियन ही खून दौड़ रहा है अपनी रगों में तो ओके। अगर राजेश कावा को आज हम वॉइस आर्टिस्ट के तौर पे नहीं देख पाते तो कौन से प्रोफेशन में देख सकते थे? मैं किसान होता। ओ मैं ग्रेट। कि, जी जी मैं किसान होता, मैं किसान हूँ। मेरा खेत है गुजरात में, मैं खेती भी करता हूँ ऑन एंड ऑफ और मेरे पापा भी गए हैं, हम लोग ने मूंगफली और चने बोए हैं, तो हमारा खेत है, सब कुछ है और मैं बकायदा वो जो किसान का टैग होता है ओ मैं आई एम या किसान, बराबर और बराबर। मैं वही करूंगा 50 या 40 50 के 60 या के बाद मैं अपनी मर्जी से कुछ हद तक वो करने वाला हूँ। ग्रेट ग्रेट सर। अगला सवाल, क्या आप अपनी डब की हुई सारी फिल्मों को देख पाते हैं? जी नहीं। नहीं देख सकते बहुत हैं? ईमानदारी से कहता हूँ जी नहीं देख पाता। ओके ओके सर। एक और सवाल, आखिरी, धनुष हाँ, के लिए डब किया हुआ एक फिल्म का नाम आप बताइए। वेंगई वेंगई का नाम क्या था पता नहीं।
तेज ओके ऑफ द ओके। टेरर। हाँ वेन गई, बराबर है। बराबर बराबर, मैं ऐसे एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहा था दूसरी फिल्म का नाम जो कि आपने नहीं लिया। ओके ओके सर, ग्रेट ग्रेट। एक्चुअली आपने एक फिल्म के शायद, मेरी ताकत मेरा फैसला। हाँ वही है वही है वही है वही है, ग्रेट। एक्चुअली एक फिल्म में शायद आपने एक फिल्म के गुजराती वर्जन को भी डब किया था शायद, मुझे जी जितना जी याद है। जी जी, मैंने डब किया है। उस फिल्म का नाम पता नहीं, मैं भूल गया, लेकिन हाँ किया था मैंने। जिसमें तंगमगन। सब समझ। हाँ हाँ, थंगमगन, करेक्ट। ग्रेट ग्रेट। वो ओ गुजराती वर्जन भी डब किया। हाँ, ओके ओके। अब का जो अगला राउंड है वो बहुत ही मुश्किल है और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग भी, जहां पर हम आपको अपनी ही मतलब आपकी ही आवाज को सुनाएंगे, आपकी 5 वॉइस को सुनाएंगे। आपको बताना है, या तो आप बताइए कौन से एक्टर के लिए डब किया है, या तो आपको फिल्म का नाम बताना है। ओके। ओके। तो जानता हूँ फिल्म थोड़ा का नाम मुश्किल बहुत लगे। मुश्किल है, कोशिश करूंगा मैं एक्टर का नाम बताऊं। फिल्म का ओके नाम बहुत ओके, मुश्किल होता है हमारे लिए। तो हाँ। स्टार्ट करते हैं। जानता मैं कौन हूँ? मत बताना, गलती से भी मत बताना। बताइए सर। अगर मुझे पता चल गया तो जब भी मुझे याद आएगा तब तब आकर तुझे मारूंगा। बुरा सपना लोगों समझ की के फेवरेट फिल्म है, वन ऑफ द, ये फिल्म जब भी टीवी पे आती है मैं हमेशा देखता हूँ। अगर मैं चैनल चेंज कर रहा हूँ तो मैं, शिवा, शिवा या शिवम। ओ ग्रेट, शिवम शिवम सर, ग्रेट ग्रेट। शिवम। क्या? क्या बात है क्या बात है। चलिए बढ़ते हैं अगले आवाज की तरफ। आप सभी सुपर हीरो को देखने आए हैं ना? कल कोई भी आकर कहेगा कि मैं सुपर हीरो हूं तो उसके बहकावे में आ जाओगे? अभी भी तुम सब सुपर हीरो कहकर नाच रहे हो। ओ सर ने पहचान लिया, बोलिए सर। विजय सर, विजय सर, ओ विजय जी, विजय ग्रेट ग्रेट ग्रेट। जी। सुपर हीरो ही फिल्म का ऐसा कुछ नाम था शायद। सुपर हीरो द शहंशाह फिल्म का नाम है। करेक्ट 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 ओके ओके। तो यार मेरे एक्सपेक्टेशन से तो आप बहुत ही अच्छा, सर ने 2 फिल्मों के नाम बताए हैं। ये फिल्म तो आराम से सर बता ही देंगे। अगर समाज में रहना है तो अपने कर्तव्यों को लेकर डर और जिम्मेदारी का सामना करना ही होगा। अब मैं सिर्फ फाइन नहीं लगाऊंगा। सर को तो बल्कि शायद गलती करने नींद में भी पूछोगे तो इस फिल्म का नाम याद ही होगा। जी जी, भरत नैननु, ग्रेट ग्रेट। महेश बाबू। तो बढ़ते हैं अगले 2। शायद ये तो बहुत ही आसान होंगे, मुझे लगा था कि इन में फंस सकते हैं सर। ओके। 30 साल पहले किसने पूछा था? कोई थे क्या? मामा जी और पापा ने सब कुछ संभाला था। बचपन में अंधेरे में मुझे साइकिल पर बिठाकर ये दोनों गाना गाते हुए मुझे ले जाते थे। तब मुझे अंधेरे के बारे में अरे, यस यस, उनका बेटा है लेकिन उनका बेटा नहीं है। विनर, विनर या शूरवीर, दो में से एक नहीं ना। नहीं 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 सर। जी सिनेमा सर पर ही यार, आती है। शूरवीर, शूरवीर या ऐसा कुछ नाम था। विनर, द विनर। नहीं। ओके। नहीं सर, ब्रह्मोत्सवम के लिए आपने ये आवाज दी थी। ओह हो, महेश बाबू सर। महेश अगेन बाबू सर अगेन। के। हाँ, ये भी मैंने देखी नहीं है सर। ओके जी ओके जी, क्या सर। बात है, क्या बात है। आखिरी, और इसका तो आप आसानी से दे ही देंगे। अब मजाक मत करो, तुम भी क्या हीरोइन का नाम लेने लगी? तो मैं भी हीरो हूँ। मैं शाहरुख, सलमान, आमिर, सैफ, सब कुछ मैं ही हूँ। और तुम हीरोइन बन जाओ ना, दीपिका, प्रियंका, करीना, कटरीना, बॉलीवुड में चली जाओ। बचपन में भी ऐसी ही छोटी बिंदी लगाती थी और आज भी बिल्कुल। मेरी ताकत मेरा फैसला। सर ने बहुत बार देखी है, मेरी तरह लगता है। मेरी धनुष। ताकत मेरा फैसला। जी, ये मैंने कई बार देखी है। और ये बहुत ही तेज मूवी है, बहुत फास्ट मूवी है। बहुत धार धार फास्ट धार मूवी। धार धार धार, कितनी फोन कॉल्स है, कितनी चीजें होती है एक्चुअली फिल्मों में में। ये जो डायरेक्टर हैं फिल्म के, उनकी फिल्में हाँ। ऐसी ही रहती हैं। उनकी अच्छा। फिल्मों में ऐसे ही चलता है, बहुत फास्ट स्क्रीन प्ले, इतना फास्ट, सिनेमेटोग्राफी इतनी फास्ट रहती है उनकी फिल्मों में। और इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक तो कितना कमाल का था। इवन मैंने बहुत कमाल, बार कमाल। फिल्में देखी। मैं एक्चुअली अब फिल्में हिंदी डब में नहीं देखता हूं, पर ये कुछ फिल्में हैं, शिवम, मेरी ताकत मेरा फैसला, ये सब फिल्में मैं आज भी हिंदी में देखता हूं, क्योंकि इन फिल्मों को देखने में हिंदी में बहुत मजा आता है, सच बता रहा हूँ। मजा आता है। तो सर ने 5 में से 4 सवालों को एकदम करेक्ट आंसर दिया है, एक ही में आप थोड़े से चूक गए। एक्चुअली मैं आपको मैं बता दूं, जो ब्रह्मोत्सव वाला ऑडियो है मैं उसकी जगह शूरवीर वाला ऑडियो ही रखने वाला था। शूरवीर वाला ऑडियो ही रखने वाला था, पर लास्ट टाइम पे जब मैं भूल गया और शूरवीर वाला ऑडियो मैंने कट नहीं किया, तो शायद जी, जी, वो भी कंप्लीट हो जाता सर का। तो सर ने यहाँ पर बहुत जी। ही आपने फिर भी सारे हीरो रखे, इसलिए मुझे याद रहा, क्योंकि डायलॉग्स हाँ, उनके होते होते हैं उनके authentic। होते हैं, अगर हाँ। कॉमेडी रखते आप तो मैं थोड़ा फंस जाता, क्योंकि हाँ, इसलिए मैंने बोला, क्योंकि कोई छोटी बात तो है नहीं कि दिन आपका तो मतलब
कितने करोगे इतने, तो मतलब मैं फिल्में भी देख लूं तो मुझे ही याद नहीं रहते, फिल्में जो देख लो तो ही याद नहीं रहते कि कौन सी फिल्म की क्या कहानी है। तो बहुत ही मतलब मुझे एक्सपेक्टेशंस तो इतनी नहीं थी कि सर चार के सही दे देंगे, क्योंकि मुझे लगा कि क्या इतनी बात। सारी फिल्में डब करते हैं तो बहुत मुश्किल होगा। पर देखिए तो दोस्तों, सर साउथ फिल्मों के बहुत बड़े फैन हैं, मतलब सर ने जितनी डब की है उन्हें आसानी से पहचान लिया है। तो सर बहुत ही अच्छा ये रहा आपके साथ का ये हमारा इंटरव्यू। हमारी ऑडियंस, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि राजेश कावा जी के बाद हम और इनके जितने कुलीग्स हैं उनके साथ भी कोलैब करें। मैं कोशिश करूंगा। आप लोग बताइए कि ऐसा ही एक दमदार इंटरव्यू देखना चाहते हो तो आपका अगला चॉइस कौन रहेगा। वैसे मैं कोशिश करूंगा कुछ वॉइस आर्टिस्ट को कांटेक्ट करने की इस वीडियो के बाद। एटलीस्ट जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगा तो उसके बाद उन्हें दिखाऊंगा कि ऐसा कुछ हम कर रहे हैं। तो अगर मानते हैं तो बहुत ही मजा आएगा हमारे चैनल पर। जी। मैं हमेशा से चाहता था, क्योंकि मैं सिर्फ हिंदी डब फिल्में और साउथ की फिल्में ही करता हूं, और साउथ के एक्टर तो आ नहीं सकते हैं मेरे चैनल पर इंटरव्यू करने के लिए, तो वॉइस आर्टिस्ट ही हमारे लिए सब कुछ है। तो उम्मीद करेंगे कि इसके बाद ये जो सीरीज होगी कंटिन्यू रहेगी इसी तरह से। और ये कोई पहला इंटरव्यू मत समझिएगा, मैं राजेश जी को और भी आगे आने वाले समय में मैं बुलाऊंगा। कुछ और इंटरेस्टिंग आइडियाज हैं हमारे पास और जल्द ही हम फिर से मिलेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज का मेरा एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। अगर और भी कुछ सवाल हैं आप पूछना चाहते हो राजेश जी से, तो उनके इंस्टाग्राम हैंडल पे जाइए या फिर जाइए उनके यूट्यूब चैनल पर, जो कि अभी कुछ महीनों पहले ही स्टार्ट हुआ है, जहां पर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने को मिलने वाला है। व्लॉगिंग, डबिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन और भी ढेर सारी चीजें। तो जरूर जाइए उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।